हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता है कि आज आपका जो चैप्टर है ये यूनेस्को की साइट में कौन से हमारे विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया है, इसको हम देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, मोस्टली तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कौन से जो है धरोहर स्थल हैं जो सूची में शामिल हुए हैं, या कभी कभी पूछता है कि टोटल वर्तमान समय में कितने आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि उसमें से कितने सांस्कृतिक हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने अमूर्त हैं और कितना मिश्रित है। या कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल किस ईयर में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल कौन से राज्य में है। तो इस तरह से विभिन्न तरह के आयोग यहाँ से क्वेश्चन बनाता है और यही सारे तथ्य बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं जान पाते उन्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना ऐसे है कि एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन बने तो आप वहाँ पे फंसे नहीं। तो जितने भी तरह के आयोग ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे तरह के आपके जो तरीके हैं वो बताएंगे और साथ ही इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आज तक बने हैं और आगे जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए आसान हो और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए तथ्यों की भरमार है, सबको आपको देखना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जब तथ्य होता है तो रिवीजन करना पड़ता है और रिवीजन ही एकमात्र रास्ता होता है तथ्यों को याद करने के लिए। और ये रिवीजन हर कुछ समय के बाद या कुछ जो है कहिए हफ्ते में या महीने में एक बार कर लेना चाहिए, तो ये एग्ज़ाम टाइम में आसानी से याद हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज आपका क्लास। तो पहले तो हेडिंग है भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर। कौन से धरोहर हैं जो भारत के यूनेस्को में शामिल हैं, जिसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को को जो है इसका फुल फॉर्म क्या है हिंदी में? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन को ही शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं। और यही विश्व के जो धरोहर स्थल होते हैं इनको सूची में शामिल करता है और इनको संरक्षण देने का काम करता है। यूनेस्को ये चीज़ क्यों करता है, क्या ज़रूरत है उसको संरक्षण देने की? तो यूनेस्को ऐसा इसलिए करता है कि जो हमारे प्राकृतिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी मूर्त अमूर्त जो धरोहर हैं, जो कि अपनी एक क्वालिटी रखते हैं, एक विशेषता रखते हैं, ये विलुप्त नहीं होने चाहिए। ये अधिक से अधिक समय तक या लंबे समय तक जब तक संभव इसको बनाए रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको देखे, जाने और फील करे, समझ सके। इसलिए जो यूनेस्को है ये विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें संरक्षित करने का काम करता है। और आप देखेंगे कि यूनेस्को की सूची में वर्तमान में भारत के 40 जो हैं ऐसे स्थल हैं जो शामिल हैं, और उसमें से आप देखेंगे कि 32 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 आपके जो हैं वो प्राकृतिक हैं और एक स्थल आपका मिश्रित है। टोटल मिला करके इस समय 40 स्थल ऐसे हो गए हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, अगर टोटल अमाउंट पूछेगा तो 40 हैं, उसमें से अगर सांस्कृतिक पूछेगा तो 32 हैं, अगर प्राकृतिक पूछता है तो 7 हैं और मिश्रित पूछे तो 1 है। टोटल मिला के 40 आपके विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में शामिल स्थल हैं। कौन शामिल करता है? यूनेस्को शामिल करता है। और इसकी स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखेंगे स्थापना कब हुआ है? 1945 में। और इसका जो एक तरीके से कहेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये याद रखेंगे पेरिस में है, जो कि आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है। वहाँ पे इसका मुख्यालय या मेन जो कार्यालय है वो है। चलिए देख लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनुषंगी निकाय है। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनुषंगी निकाय है यूनेस्को। स्थापना नवंबर 1945 में हुआ है और वर्तमान में इसमें 195 देश हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य व 10 सहयोगी सदस्य हैं। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। भारत 4 नवंबर 1946 से इसका पूर्णकालिक सदस्य है। तो कभी क्वेश्चन बने कि भारत कब से इसका सदस्य है, तो 4 नवंबर 1946 से है, यानी कि गठन के अगले साल ही हमने इसकी सदस्यता ले ली और हम पूर्णकालिक सदस्य हैं इसके। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा 165 देशों में फैले 1052 स्थलों को विश्व
विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। हालांकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं और विश्व में कितने हैं टोटल, कितना शामिल करता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता। हमारे देश के कितने हैं ये बार बार क्वेश्चन बनता है और इसे बार बार अपडेट रहना होता है। और इस समय आपके 40 हैं, लेकिन आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं या बढ़ते रहते हैं, तो उससे आपको अपडेट रहना होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, भारत में विश्व विरासत स्थल की सूची आपके सामने ये 32 सांस्कृतिक स्थलों की सूची है। किस ईयर में इनको शामिल किया गया है इसकी सूची है, किस राज्य में है ये भी है, और किन किन शासकों या राजवंशों का इनमें योगदान है, इनको बनवाने में इनका सहयोग है, ये भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्थल है ये दिया रहेगा एक साइड में, अगर कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे सामने आपके ईयर्स होंगे और वहाँ पूछेगा कि कौन सा सुमेलित है या कौन से सुमेलित नहीं है, या कूट की सहायता से उन्हें सुमेलित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक तरफ ये स्थल होंगे और दूसरी तरफ ये राज्य होंगे। यहाँ भी सेम वैसे ही होगा कि कौन से स्थल सुमेलित हैं या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या कूट की सहायता से इनको सुमेलित कीजिए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वहाँ पे जिन राजवंशों ने इसको बनवाया है वो होंगे और ये स्थल होंगे, और फिर हमें इसमें कंपेयर करना होगा कि कौन से सही है या कौन से गलत हैं। और कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ लेता है कि बताइए जो आपका ताजमहल है इसको किसने बनवाया है या ये किस राज्य में है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है। कूट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखेंगे यही सारे पैटर्न होते हैं आयोग के क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। आपका जो पहला स्मारक है जो कि आप देख रहे हैं अजंता है, एलोरा है और आगरा का किला है, और साथ ही ताजमहल, इन चारों का आप देख रहे हैं 1983 में ही शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, यानी कि 7वां अजूबा जो है हमारा ये सबसे पहले शामिल होने वाला स्थल है। और इसी के साथ आगरा का किला, एलोरा और अजंता की गुफाओं को भी 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और ये है कहाँ पे, तो आपको पता है अजंता एलोरा जो है ये महाराष्ट्र में है, और आगरा का किला ताजमहल दोनों आगरा में है, यूपी में है। ये किस वंश से संबंधित हैं, तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये वाकाटक और गुप्तों से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट व यादव वंश से संबंधित हैं। और आपका जो आगरा का किला और ताजमहल है ये मुगल सम्राट हैं। आगरा का किला अकबर ने बनवाया है और आपका ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है। आगरा का किला 1565 में अकबर ने बनवाया था और बहुत ही भव्य किला है ये। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि अजंता की गुफाओं को किसने बनवाया है, गुप्तों ने बनवाया है। अगर गुप्त और वाकाटक दोनों हैं तो दोनों ने बनवाया है, अन्यथा गुप्त बार बार पूछे जाते हैं। अजंता की गुफाएं और साथ साथ एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई हैं, राष्ट्रकूट और यादव दोनों ने बनवाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान है ये राष्ट्रकूटों का है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सारे तथ्य एक साथ दिए गए हैं। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बने, आप लोगों को एग्जाम में असुविधा ना हो और आप इसको अच्छे से हैंडल करके आएँ, ये सारी व्यवस्था आपके लिए किया गया है। आगे है सूर्य मंदिर कोणार्क, इसको भी हमने बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा है और हिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो आप देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की इस चैप्टर में भी आपका आ गया है कोणार्क मंदिर, और ये 84 में शामिल हुआ। इसी के साथ महाबलीपुरम स्मारक भी हैं जो शामिल हैं। और मैंने आपको जब पढ़ाया था मंदिर शैली तो मैंने बताया था कोणार्क आपका नागर शैली में है, और आपका जो महाबलीपुरम के मंदिर है ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। मैंने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में आपको बताया है, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी दिक्कत होनी चाहिए। ये दोनों स्मारक 1984 में शामिल हैं। आप देख रहे हैं कोणार्क उड़ीसा में है और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कोणार्क मंदिर को नरसिंह वर्मन या नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया है। और जो आपका महाबलीपुरम के मंदिर है ये पल्लव शासकों ने बनवाया है, उसमें कई शासकों का योगदान है, इसलिए यहाँ पे पल्लव शासक दिया है। ये भी एग्जाम में बनता है कि किस राजवंश के शासकों ने बनवाया है, तो पल्लवों का ये काम है। आगे बच्चों खजुराहो का मंदिर समूह, और साथ ही आप देखेंगे गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट जो हैं, और हम्पी स्मारक जो कि कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य में है। इन तीनों को साथ ही फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह को, यानी कि पूरी की जो समूह ही है स्मारकों की, उन सभी को शामिल कर लिया गया। ये 4 स्थल आप देख रहे हैं 1986 में जो है शामिल किए गए हैं। याद रखेंगे आपका फतेहपुर सीकरी है, आपका जो है हम्पी का स्मारक है, खजुराहो के मंदिर है, और गोवा का चर्च और कन्वेंट है। ये सारे 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुए हैं। ये अलग अलग राज्य में हैं। आप देखेंगे गोवा लिखा है तो ये गोवा का ही है,
इसके अलावा खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है, हम्पी स्मारक कर्नाटका में है और फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, आगरा से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। ये हम्पी जो है ये कर्नाटक का है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। खजुराहो को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया है और जो आपका फतेहपुर सीकरी है ये अकबर ने बनवाया है। ये क्वेश्चन आता है, फतेहपुर सीकरी के स्मारकों का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया है? चंदेलों ने किया है और ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं, ये भी याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे पॉइंट्स आपके लिए। आगे है आपका पट्टदकल समूह मंदिर, ये आपके 1987 में शामिल हुए हैं। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। बादामी के जो चालुक्य हैं इन्होंने ही इसका निर्माण किया है, याद रखेंगे। चालुक्य 3 थे, एक बादामी के थे और एक आपके जो है कल्याणी के थे और एक आपके वेंगी के चालुक्य थे। तो ये किसने बनवाया है? बादामी के चालुक्यों ने कर्नाटक में बनवाया पट्टदकल के मंदिर, जो 87 में शामिल है। एलिफेंटा गुफा को भी 1987 में शामिल किया गया, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट शासक वंशों ने बनवाया है इसको। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने किया है? राष्ट्रकूटों ने किया है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा आपका तंजावुर का जो जीवंत चोल मंदिर है, तंजावुर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इतने सारे चोल मंदिर हैं, जिसमें से गंगईकोट चोलपुरम है, बृहदेश्वर का मंदिर है, दारासुरम का मंदिर है, ये सभी शामिल हैं। जिसमें से आप देखेंगे तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये 87 में शामिल है और गंगईकोट चोलपुरम और व दारासुरम का 2004 में शामिल किया गया है। ये सब तमिलनाडु के मंदिर हैं और चोल शासकों के द्वारा ये बनवाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया है? इसको राजराज प्रथम ने बनवाया है। और आपका गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया है? राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया है, जो कि शासक हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। आगे है बच्चों आपका सांची के बौद्ध स्मारक 1989 में शामिल किए गए यूनेस्को की सूची में, मध्य प्रदेश में है ये, अशोक ने इसको बनवाया है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, ये 1993 में सूची में शामिल हुआ यूनेस्को के, दिल्ली में है। हमीदा बानो बेगम ने इसको बनवाया है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। 4 बाग पद्धति में बनने वाला पहला मकबरा है। साथ ही इसमें फारसी और जो है पद्धति का जो है देखने को मिलता है, लाल बलुआ पत्थर का बना है ये। आगे कुतुब मीनार स्मारक समूह 1993 में शामिल है, दिल्ली में है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सब का निर्माण करवाया है। भारत के पर्वतीय रेलवे, जिसमें दार्जिलिंग का रेलवे है, नीलगिरी का रेलवे है, कालका शिमला का रेलवे है और अलग अलग ईयर में इनको शामिल किया गया यूनेस्को में, जिसमें दार्जिलिंग का 1999 में जो पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी का 2005 में जो कि तमिलनाडु में है, कालका शिमला 2008 में जो कि हिमाचल में है। ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। महाबोधि मंदिर बोध गया के 2002 में इनको शामिल किया गया, बिहार में है ये। सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया है, याद रखेंगे। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक शैल आवास 2003 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, मध्य प्रदेश में है। और विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय ने इसको ढूंढा है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। और ये घटना जो है कब की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1857 की घटना है ये। नेक्स्ट है आपका चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, ये कहाँ पे है? तो ये 2000 पहले तो याद रखेंगे 2004 में इसको शामिल किया गया है और ये गुजरात का है। महमूद बेगड़ा ने इसका निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2004 में ये भी शामिल है, महाराष्ट्र का है। फेडरिक स्टीवेंस इसके वास्तुकार हैं, वास्तुकार भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोथिक शैली में बना है ये। आगे है बच्चों लाल किला स्मारक समूह, जो कि दिल्ली का है, 2004 में इसको शामिल किया गया है। और आप देखेंगे ये कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली का है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है, 2010 में इसको शामिल किया गया है और ये राजस्थान में है। बनवाया किसने? सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया है। ये एग्जाम में बार बार आता है कि किसने बनवाया है जंतर मंतर। सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया है, जो कि ज्योतिष या खगोल के बहुत अच्छे जानकार थे। आगे बच्चों राजस्थान के पहाड़ी किले या जिले, जिसमें आपके इन किलों में देखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला है और इसके अलावा कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, रणथंभौर का किला है, आमेख का किला है, नागरौन के किले हैं। ये सारे जो किले हैं यूनेस्को की सूची में शामिल हैं।
और ये भी 2013 की घटना है, 2010-13 में ये शामिल किए गए हैं, राजस्थान में है। और सवाई राजा जयसिंह जंतर मंतर का है ये आपका 2013 में ये किले शामिल किए गए हैं राजस्थान के, जो कि राजपूत राजाओं के द्वारा अलग अलग टाइम पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका रानी का वाव, और ये 2014 में शामिल है, गुजरात में है, सोलंकी शासक भीम से फर्स्ट ने बनवाया है। ये चीज़ याद रखेंगे, रानी का वाव जो है ये किसने बनवाया है, सोलंकी शासक भीम जो फर्स्ट है इन्होंने बनवाया है। और रानी का वाव या रानी का बावड़ी होता क्या है, तो ये ऐसा कुआं जिसमें नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं उसी को कहते हैं वाव। तो ये काफ़ी खूबसूरत वाव है या बावड़ी है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें किसने बनवाया, भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे भारत के किस नोट पे रानी के वाव का तस्वीर छपा हुआ है, जिसमें आप देखते हैं कि जो है सिक्के जो नोट हैं आपके, तो कितने का नोट है, क्या ये 100 का है, 200 का है, 500 का है या 50 का है। ये कमेंट कीजिएगा कि किस नोट पर जो रानी का वाव है इसका फोटो बना हुआ है, यानी कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। आगे आपका जो नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल 2016 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में है ये, कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाया था बच्चों, याद रखेंगे कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ जिसको ली कार्बूजियर ने बनाया है या इसके स्थापत्यकार हैं ये, 2016 में ये भी शामिल किया गया, ये दोनों एक साथ शामिल हुए हैं, चंडीगढ़ का है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2000 जो है 28वां स्थल है, ये आपका ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद है, जिसे 2017 में शामिल किया गया, गुजरात का है अहमदाबाद, आप जानते हैं। जो आपका 29वां स्थल है ये रामप्पा मंदिर है, जो कि रुद्रदेव का मंदिर के नाम से जाना जाता है, 2021 में इसको शामिल किया गया। ये आपके नए स्थल हैं, आप देख रहे हैं 2021 में आपका धौलावीरा और रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, 2021 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है। ये दो साइट, एक आपका रामप्पा मंदिर जिसको रुद्रदेव कहते हैं और धौलावीरा, इन दोनों को 2021 में शामिल किया गया। रामप्पा आपका तेलंगाना में है और धौलावीरा गुजरात में है। रामप्पा को काकतीय वंश के गणपति देवा ने बनवाया है और धौलावीरा आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि धौलावीरा क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या बातें जो है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, हिस्ट्री में आप इसको देख सकते हैं। आपका जयपुर जो है ये 2019 में ही शामिल हुआ था, राजस्थान का है, जिसको सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। जयपुर नगर की स्थापना इन्होंने ही की थी, इसलिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। और आपका एक और स्थल है जो 32वां है, ये विक्टोरियन गोथिक आर्ट एंड डेको है, जो 2018 में ही शामिल हुआ था, महाराष्ट्र का। तो आप देखेंगे सबसे लेटेस्ट आपके 2021 वाले हैं, इनको जरूर याद रख लीजिएगा। 2016 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और अब 2021 का भी एग्ज़ाम में आया था, लेकिन अभी लेटेस्ट हैं तो ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी स्थल हैं इनको रिवीजन कर लीजिएगा, अगर 2-4 बार देख लेंगे तो ज़रूर याद आ जाएगा और आप कूट की सहायता से सही कर लेंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने देखा सांस्कृतिक स्थल, अब हम यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं हमारे जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। उसके बाद फिर हम अमूर्त सांस्कृतिक स्थल को भी देखेंगे। तो प्राकृतिक स्थल में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, 1985 में इसको इस सूची में शामिल किया गया, असम का है ये। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी 1985 में शामिल हुआ, ये भी असम का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको घाना पश्चिम बिहार भी कहते हैं, 1985 में शामिल हुआ, राजस्थान का है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में शामिल हुआ, पश्चिम बंगाल का है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 और 2005 में शामिल किया गया और ये उत्तराखंड के हैं। और आपका पश्चिमी घाट जो है ये 2012 में शामिल हुआ, जिसमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु राज्य आते हैं। इसके अलावा महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो 2014 में शामिल हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है। और आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखेंगे ये मिश्रित है, ये बार बार आता है कि कौन सा है जो मिश्रित है, तो मिश्रित आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, 2016 में इसे शामिल किया गया और ये सिक्किम का है। तो आपने देखा 2016 में चंडीगढ़ का कॉम्प्लेक्स, नालंदा महाविहार और आपका ये जो मिश्रित स्थल है, ये तीनों शामिल किए गए थे। ये एग्जाम में आ चुका है और फिर आ सकता है, तो इसलिए इसको ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ से आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कभी राज्य पूछता है, कभी ईयर पूछता है, कभी जो है कौन सा स्थल है,
या किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ये जितनी चीज़ें थी ये मूर्त थी, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जो हमारा यूनेस्को है ये अमूर्त और मूर्त दोनों को संरक्षण देता है। तो अब देख लेते हैं मूर्त के बाद अमूर्त में क्या है। संस्कृति के अमूर्त पक्ष को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है आपका संरक्षण अभिसमय को 2003 में अपनाया गया। यानी कि 2003 से यूनेस्को ने ऐसी चीज़ों को संरक्षण देना शुरू किया कि जो अमूर्त हैं। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। और आपका इन अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं में हमारी मौखिक प्रथाएं हैं, साथ ही रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, परंपरागत ज्ञान है, प्रदर्शन कलाएं हैं, हस्तशिल्प निर्माण का परंपरागत हुनर है, प्रकृति से जुड़ा परंपरागत ज्ञान व प्रथाएं शामिल हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके अमूर्त में शामिल हैं। याद रखिएगा अमूर्त में क्या क्या शामिल है। मौखिक प्रथाएं जो मौखिक रूप से चलाई जा रही हैं, रीति रिवाज जो हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त है जिनको, त्यौहार जो भी त्यौहार हैं वो भी शामिल होते हैं, परंपरागत ज्ञान जो हमारे परंपरागत ज्ञान होते हैं इनको शामिल किया गया। इसके अलावा प्रदर्शन कलाएं हैं, इसके अलावा हस्तशिल्प निर्माण की जो परंपरागत हुनर है, और साथ ही प्रकृति से जुड़े हुए हमारे परंपरागत जो ज्ञान व प्रथाएं हैं वो सारे इसमें शामिल हैं आपके अमूर्त में। संगीत नाटक अकादमी वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रतिवेदन तैयार करने और भेजने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों कि अमूर्त जो हमारे चीज़ें हैं इनको कौन यूनेस्को के लिए भेजता है, कौन नामित करता है, सूची कौन बनाता है और कौन नोडल एजेंसी है इसका, याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ये नोडल एजेंसी है आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त है नोडल एजेंसी है, और ये अमूर्त जो हमारी परंपराएं हैं उनकी ये सूची बनाता है, यूनेस्को के पास भेजता है। भारत में 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं। पूछिए वर्तमान में भारत में कितने जो हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं, तो आपके 14 हैं। याद रखेंगे ये डेटा बदलते रहते हैं तो इससे ज़रूर अपडेट रहिएगा। ये हमेशा हर साल कुछ ना कुछ इसमें नया नया जुड़ता रहता है, तो याद रखिएगा बच्चों 14 हैं। अब हम देखेंगे वो 14 कौन कौन से हैं, किस ईयर में इनको शामिल किया गया है, किस राज्य से ये जुड़े हैं और क्या खास बातें। तो पहला है आपका रामलीला। रामलीला को 2008 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। क्या है ये? उत्तर भारत में राम के चरित्र के आधार पर खेला जाने वाला परंपरागत लोक नाट्य है रामलीला, जो कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल है। दूसरा, वैदिक मंत्रों का पाठ करने की परंपरा 2008 में ये भी शामिल हुआ है। वेदों का पाठ करने के परंपरागत तरीकों को वैदिक मंत्रोच्चारण कहा जाता है। प्रारंभ में वैदिक मंत्रोच्चारण के लगभग 100-1000 तरीके थे, जो कि वर्तमान में सिर्फ 13 तरीके ही शेष बचे हैं। यानी कि किस तरह से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाए। पहले हमारे यहाँ 1000 तरीके से इनका उच्चारण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये सब विलुप्त हो चुके हैं और मात्र 13 तरीके बचे हैं। इसीलिए यूनेस्को इनको संरक्षण दे रहा है कि ये कहीं समाप्त ना हो जाए पूरी तरह से। इसके अलावा है कुडियाट्टम, 2008 में ये भी शामिल हुआ है। क्या है ये? केरल की प्रसिद्ध रंगमंच कला है जो पूरी तरह से नाटक पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल का रंगमंच कला है जो पूरी तरह से नाटक पर आधारित है, कुडियाट्टम। रामायण, यहाँ देखेंगे रामायण को 2009 में शामिल किया गया। रामायण क्या है? भारत के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित एक धार्मिक त्यौहार एवं सांस्कृतिक रंगमंच परंपरा है रामायण। याद रखेंगे गढ़वाल क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड इलाके की बात हो रहा है। मुडियेट्टू ये क्या है? 2010 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। यह केरल का एक सांस्कृतिक रंगमंच एवं नृत्य उत्सव है। मुडियेट्टू केरल का सांस्कृतिक रंगमंच और नृत्य है या नृत्य उत्सव है, 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कालबेलिया, एग्जाम में आ चुका है, 2010 में इसको भी शामिल किया गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे बच्चों कालबेलिया। यहाँ
आपका 6 नंबर का कालबेलिया, 2010 में इसको शामिल किया गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट है आपका छऊ नृत्य, इसको भी 2010 में ही शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रचलित लोक नृत्य नाटिका है जिसे सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में ये प्रचलित है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा, 2012 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया बच्चों। यह परंपरा ट्रांस हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में प्रचलित है। याद रखेंगे लद्दाख में प्रचलित है क्योंकि लद्दाख में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है संकीर्तन, 2013 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। मणिपुर में सामूहिक गान कीर्तन रूप में ये नृत्य जुड़ा हुआ है और ये हमने लोक नृत्य में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि संकीर्तन क्या है, इसमें कितने जो है पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये पंजाब का धातु हस्तशिल्प है, 2014 में इसको शामिल किया गया है। तांबा व पीतल के बर्तन बनाने की विशिष्ट परंपरा है जिसको यूनेस्को ने संरक्षण दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योग मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, 2016 में इसको शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए मान्यता भी दिया गया है, ये चीज़ तो सबको पता है। 2016 में ही एक और त्यौहार जिसको नौरोज कहते हैं इसको भी शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में और ये उत्सव पारसी समुदाय नव वर्ष के रूप में मनाते हैं 3000 साल पहले। जिस दिन ईरान में शाह जमशेद ने सिंहासन ग्रहण किया था उसे नौरोज कहा गया और यह विश्व के कई हिस्सों में ईरान, इराक, बहरीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान आदि में पारसियों के नए दिन के रूप में 21 मार्च को मनाया जाता है। नौरोज कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, जो नए वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है पारसी समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों कुंभ मेला, 2017 में ये शामिल हुआ है और कुंभ मेले से आप लोग सभी लोग परिचित हैं कि कुंभ मेला 4 अलग अलग क्षेत्रों में लगता है। एक तो आप जानते हैं कि आपके लगता है उत्तराखंड में, दूसरा आपका प्रयाग में लगता है, तीसरा आप जानते हैं कि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में और चौथा आपके नासिक महाराष्ट्र में लगता है। ये एग्जाम में बार बार आता है तो याद रखिए कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ है। दुर्गा पूजा भी शामिल हुआ 2021 में, ये सबसे नया है, लेटेस्ट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गा पूजा मेनली जहाँ मनाया जाता है वो आपका कोलकाता है, हालांकि पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन ये है कोलकाता का त्यौहार, ये चीज़ याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन बन जाए कहाँ का है तो मूल रूप से पश्चिम बंगाल कोलकाता का है। 2021 में ये अमूर्त सूची में शामिल हो चुका है और ये 14वां आपका अमूर्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और है बच्चों, देख लीजिए, मल्लिकार्जुन मंदिर पत्तदकल समूह स्मारक का भाग है, ये चीज़ याद रखेंगे। यह मालप्रभा नदी के किनारे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में सदस्य की संख्या 58 होता है, ये भी याद रखेंगे। कार्यकारी सदस्य इसमें 58 होते हैं। यूनेस्को का महासम्मेलन की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, जरूर याद रखेंगे, वर्ष में 2 बार इसकी महासभा की बैठक होती है। इसमें आप देखेंगे बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 2 वर्ष में 1 बार होता है, मैंने कहा कि वर्ष में 2 बार नहीं, 2 वर्ष में 1 बार ये होता है जो यूनेस्को की महासभा की बैठक होती है, 2 वर्ष में 1 बार होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और कार्यकारी बोर्ड की बैठक साल में जो है 2 बार होती है, यानी कि महासभा की जो बैठक है ये 2 वर्ष में 1 बार होता है और जो कार्यकारी बोर्ड की बैठक है ये साल में 2 बार होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन भी बनता है। जितने क्वेश्चन बनते हैं और जितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप लोगों को बताए गए हैं, इसी पैटर्न पे पढ़ाई कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आगे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे जिससे आपका नॉलेज और भी मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।